हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब वो है सेल्फ इंडक्टेंस कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज अक्रॉस द अल्टरनेटिंग सोर्स। इस टॉपिक से पहले बेटा हम पढ़ चुके हैं, यदि हम अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अल्टरनेटिंग सोर्सेस के साथ में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अल्टरनेटिंग के सोर्स के साथ में केवल इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पुरानी वीडियोस जरूर देखें। यदि आप पुरानी वीडियोस नहीं देखेंगे तो नई वीडियोस आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो आप डेली वीडियोस देखें और वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम। सेल्फ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर सी और रजिस्टर आर, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया किया है किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। इसको हम एल से आर सीरीज सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एल, सी और आर तीनों को मैंने एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया है विद ए अल्टरनेटिंग सोर्स Vm sin ओमेगा टी। एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ में मैंने इन तीनों एल और सी और आर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब होता क्या है यदि हम इन तीनों को सीरीज में किया तो किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है जैसे ही इसमें हमने सोर्स को कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट क्या होगी, तीनों में सेम होगी, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में, और सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो हमने मान लिया कि ये इसकी करंट है, ये इसका करंट, और तीनों का करंट क्या है स्टूडेंट्स, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, आपको पता है कि रजिस्टर, अब हम बात करते हैं इनके इंडिविजुअल के। जब केवल रेजिस्टेंस लगा होता है और रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज जो होता है उसी डायरेक्शन में एंगल बनाता है, इनके अंदर फेज डिफरेंस क्या होता है करंट और वोल्टेज के बीच में, जीरो, कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वोल्टेज। तो इसका जब आप वोल्टेज ग्राफ बनाएंगे तो वो इसी तरह से बन जाएगा, इसी एंगल पे। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर जो होता है इसका जो वोल्टेज होता है हमेशा क्या करता है, लीड करता है, हमेशा क्या करता है, लीड करता है π/2 से। तो हमने यहाँ पे देखा कि करंट से क्या करता है, हमेशा π/2 एंगल से लीड करता है, VL। ठीक है, और हमें पता है इसका कि जब हम बात करते हैं कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का जो करंट होता है वो हमेशा लीड करता है। करंट क्या करता है, हमेशा लीड करता है, वोल्टेज जो होता है वो लैग करता है π/2 एंगल से। तो इस पर वोल्टेज यहाँ पे ये कहा आ जाएगा VC। बात समझ में, तीनों के मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ करे। अब यदि मैं स्टूडेंट इन तीनों डायग्राम को कंबाइंडली करूं तो देखो, आपको पता है जब हम इसमें सर्किट वो लगाएंगे, आपका KVL लगाएंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि VC प्लस VL प्लस VR इजिकल्स टू किसके बराबर होता है, V के। ये हम जानते हैं, तो हम तीनों इनका रिजल्टेंट निकाल लें जिससे हमें क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से मिलेगा वो हम निकालते हैं। देखिए, जब मैं बात करता हूँ इनके रिलेशन को, इससे कंपेयर करता हूँ। देखिए, पहला ग्राफ बनाता हूँ मैं इसका रेजिस्टेंस का। तो I जिस डायरेक्शन में है तो आपका VR भी उसी डायरेक्शन में हो गया। अब हम बात करते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में VL, तो VL कहाँ पे है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, इससे 90 डिग्री पे है, और आपका जो VC है वो भी 90 डिग्री पे है, लेकिन वो नीचे की तरफ है। क्यों, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, लैग करता है π/2 एंगल से कैपेसिटर के लिए। ये तो इसका बन गया फेजर डायग्राम। अब जब आप इसको स्टूडेंट्स को रिलेट करोगे आपस में तो आप देखोगे कि यदि हम एक केस ले रहे हैं, कौन सा, कि व्हेन VL ग्रेटर देन VC, तो हम बोल रहे हैं कि जो इम्पीडेंस का वोल्टेज है ना वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, इंडक्टेंस का वोल्टेज ज़्यादा है किसके कंपेयर में, VC के। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एट कैपेसिटर, ठीक है, उससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको पता है ये VL और VC। अब आप देखो इनका यदि हम तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, VL VR VC, तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसा रूल नहीं लगा सकते जिससे हम इन तीनों का लेकिन हम एक वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सबका क्या निकाल सकता है, आपका रिजल्टेंट निकाल सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे VL है, यहाँ पे VC और यहाँ पे VR है। तो आप जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे ना स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले V और VC को एक ही डायरेक्शन में लिख लो। तो VL ज़्यादा है, VC कम है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्या, VL माइनस VC, VL माइनस VC। सिंपल सी बात है, जैसे हम रस्सी खींचने वाली बात करते हैं, तो जिस तरफ ज़्यादा यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे 5 न्यूटन, तो टोटल ओवरऑल इधर कितना न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन ज़्यादा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से VL माइनस VC। यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर हुई होगी।
यस स्टूडेंट्स, वी एल माइनस वी सी। अब यदि हम बात करें इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो बेटा यहाँ पे यदि मैं इसके अंदर यहाँ तक वी आर है आपका, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक वी आर है, ठीक है। तो ये वी एल माइनस वी सी है। अब यदि मैं यहाँ पे एक इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो स्टूडेंट्स आपको एक रिजल्टेंट ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी वी एल माइनस वी सी। और यदि मैं इसको इससे मिला दूं, ठीक है, इसको मैंने इससे मिला दिया, नाम दे देते हैं यहाँ पे ओ ए बी। यदि मैंने इसको इससे मिला दिया तो ये वी एल माइनस वी सी, ये वी आर आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, एक रेक्टेंगल बन गया आपका, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल्स टू क्या, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल्स टू व्हाट, ओ ए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ओ बी तो क्या है इनका रिजल्टेंट वी एल माइनस वी सी, और वी आर का रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट को मैंने मान लिया वी। स्टूडेंट्स क्या मान लिया वी, और इसको मैं शो कर देता हूँ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है वी। और इस पॉइंट का नाम हमें पता है क्या है बी। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है उसको तो वी लिख दो, तो वी स्क्वायर। और अब हम बात करते हैं ओ ए, ओ ए, तो ओ ए किसके बराबर है वी आर के, प्लस ए बी किसके बराबर है ए बी वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप सभी इस बात जानते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यदि हमें रेजिस्टेंस के अंदर, तो रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज का एक रिलेशन होता है क्या, वोल्टेज ड्रॉप यदि निकालना हो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो आ जाएगा आई आर। यदि मुझे वोल्टेज, ये तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर वो इंडक्टेंस निकालना है, तो वो आ जाएगा आपका आई इक्वल्स टू एक्स एल। बेटा ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियोस जरूर देखें, तभी आपको नई चीजें समझ में आएंगी। तो वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल वोल्टेज ड्रॉप, और वी सी वो हो जाएगा बेटा आई एक्स सी। यही हो जाएंगे इन तीनों के वोल्टेज ड्रॉप, इनकी वैल्यूज में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर की वैल्यू क्या है आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर, केवल वैल्यूज पुट करी हैं। अब हम बात करते हैं बी स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको v को अंडर रूट कर सकता हूँ यहाँ पे सारी चीज, आई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका, यदि मैं आई स्क्वायर को बाहर ले सकता हूँ कॉमन, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओवरऑल यहाँ से आपका आई को बाहर आ सकता है, आई इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं ये आई को यदि मैं यहाँ पे नीचे भेज दूँ डी अपॉन आई, तो आपके पास बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। आपको यहाँ पे पता है कि वी क्या है टोटल ओवरऑल वोल्टेज, और आई क्या है करंट। तो वी अपॉन यदि आई में करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, और वो रेजिस्टेंस होगा किसके कारण, एल सी और आर के कारण। वी अपॉन आई के क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस किसके कारण होगा, एल सी और आर के कारण। उस रेजिस्टेंस को या उस अपोजिशन को हम बोल देते हैं इम्पीडेंस। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, इम्पीडेंस, दैट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है, और इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या, कि इम्पीडेंस की मुझे डेफिनेशन देनी होगी तो मैं क्या दूंगा कि हम बोल सकते हैं इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ एलसीआर सर्किट, कि जो एलसीआर सर्किट जो अपोजिशन कर रहा है किसके अक्रॉस, अल्टरनेटिंग सोर्सेस के अक्रॉस, अल्टरनेटिंग करंट के अक्रॉस जो वो क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, इज कॉल्ड बाय इम्पीडेंस। तो जिस उस अपोजिशन को ही क्या बोल दिया, इम्पीडेंस बोल दिया। इट इज डिनोटेड बाय जेड, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। आइए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक
आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा, और पुराने वीडियोस जरूर देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे वीडियोस आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट हैं। तो यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हुई कि हमने इम्पीडेंस कैसे निकाला, बहुत ईजी था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके एंगल की। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एंगल की, इसका एंगल कितना बना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये एंगल जो है वो फाई है इसके बेस के साथ। अच्छा, फाई जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे यदि मैं करंट निकाल लूँ इसकी, तो करंट यही कुछ आएगी ओमेगा टी प्लस फाई, और ये जो फाई होता है वो क्या होता है, फेज एंगल V और I के बीच का। जैसे स्टूडेंट्स V और I के बीच का फेज एंगल, तो यहाँ पे हम बात करें तो I ये है और रिजल्टेंट V ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, फाई। यदि मैं यहाँ से बेटा फेज एंगल निकालूं, तो फेज एंगल निकालने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो यहाँ से मैं tan फाई का फॉर्मूला लगा देता हूँ, tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, VR। जैसे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करता हूँ, tan फाई इजिकल्स टू VL, तो VL आपका क्या हो जाएगा, VL इजिकल्स टू, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है क्या, IXL माइनस VC IXC और VR IR, तीनों में से I कट हो जाएगा, तो यहाँ से हम बात निकाल लेंगे क्या, tan फाई इजिकल्स टू XL माइनस XC अपॉन R, और यदि मुझे फाई निकालना है तो tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फाई है दैट इज कॉल्ड फेज एंगल, हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फेज एंगल बोलेंगे। तो इनके बीच का फेज एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, LCR सर्किट में XL माइनस XC अपॉन R, ये आपका क्या निकल के आ गया, फेज एंगल निकल के आ गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्या, XL माइनस XC अपॉन R, ये आपका निकल के आ गया फेज एंगल। अब देखो यहाँ पे केसेस बन सकते हैं, कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, यदि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास जो फाई निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, यही निकल के आया है। इफ यदि हम कह रहे हैं XL जो है वो बड़ा है किससे, XC से, तो उस कंडीशन में आपका जो फाई आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। पहला केस तो ये बना। दूसरा केस, यदि XL छोटा है किससे, XC से, तो फाई जो आएगा आपका स्टूडेंट्स वो आएगा नेगेटिव, फाई जो आएगा वो आपका कैसा आएगा, नेगेटिव। और तीसरा केस जो आपका यहाँ पे बना वो बनेगा XL इक्वल्स टू XC, और यहाँ पे फाई जो आएगा वो आपका आएगा 0 देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे 3 केस निकल के आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं एक बार पूरा टॉपिक आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सभी स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर LCR को सीरीज में कंबाइन किया है, LCR को सीरीज में कंबाइन कर दिया। यहाँ पे हमने इनके वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखा। ये सब हम ऑलरेडी इनके इंडिविजुअल, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था, जब हमने इंडक्टेंस पढ़ा था अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, तो हम इन तीनों के बीच का रिलेशन जान चुके हैं। हमने इन तीनों के बीच का रिलेशन लिखा और उस तीनों के रिलेशन को हमने कंबाइनली एक फेजर डायग्राम में डिनोट किया। तो हमने देखा कि आई को यदि हमने बेस माना तो आई तो इस डायरेक्शन में, VR BC डायरेक्शन में, VL इधर, VC इधर। हमने यदि मान ली कंडीशन कौन सी कि व्हेन VL इक्वल्स टू ग्रेटर देन VC, कि जब आपका VL किससे ग्रेटर देन है, VC से ग्रेटर देन है, तो उस कंडीशन में हमने मान लिया कि ये यदि मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं VL और VC का, तो यहाँ पे आएगा VL माइनस VC, क्योंकि दोनों वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म बना VL माइनस VC। अब जब मैंने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे मुझे दिखा कि ये क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल की मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी। राइट ट्रायंगल की जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे V/I मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे जो VR, VL और VC था उनको मैंने रिप्लेस कर दिया। किससे, मैंने VR को डिनोट कर दिया IR से, VL को डिनोट कर दिया IXL से, VC को IXC से, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप एज इंडक्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप इन ए हम कैपेसिटर। ओके, तीनों का हमने वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमने स्टूडेंट्स V/I निकाल लिया। V/I जहाँ पे आपको दिख रहा है
ये आपको दिख रहा है ना, V अपॉन आई, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसे बोलेंगे, व्हाट्स द डेफिनेशन, द इफेक्टिव अपोजिशन। अच्छा इंडक्ट देखो यहाँ पे V अपॉन आई क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट की फ्लो का अपोज करे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस किसके द्वारा बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस LCR के द्वारा मिल रहा है। तो जो अपोजिशन हो रहा है किसी LCR सर्किट में, उसको कंबाइंडली हम बोल देते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है V अपॉन आई, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो द इफेक्टिव अपोजिशन टू द अल्टरनेटिंग सोर्स अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड द इम्पीडेंस, दैट इज डिनोटेड बाय Z। इसको किससे डिनोट कर देते हैं हम, Z से डिनोट कर देते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं कि बहन VL, इसका यदि हमें फेज एंगल निकालना है, फेज एंगल होता किसके बीच में, दैट इज बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। हमने देखा कि वोल्टेज तो ये बन रही है, करंट ये बन रही है, तो मतलब इसके बीच का जो फाई है वो क्या है, दैट इज द फेज एंगल। तो यहाँ से हमने tan फाई की वैल्यू निकाल ली, VL माइनस VC अपॉन VR। यहाँ से tan फाई निकाल लिया, वैल्यूज पुट करके यहाँ से हमने फाई की वैल्यू निकाल ली tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो ये बेटा यहाँ पे हमने जब ये वैल्यू निकाली, यहाँ से मेरे पास तीन केसेस बने। पहला केसेस मैंने देखा, इफ XL ग्रेटर देन XC दैट इज द फाई इज पॉजिटिव, XL लेस देन XC दैट इज द फाई इज नेगेटिव, XL इज इक्वल्स टू XC दैट इज द फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये सब टॉपिक समझा पाया हूँगा। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक लगे तो उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। स्टूडेंट वीडियो को कंप्लीट देखा करें, आपका कोई भी टॉपिक यदि पीछे रह गया है पहले उसे देखें, बाद में आज की वीडियो देखें। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहे, कम से कम फिजिक्स को 1.5 आवर डेली पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।